हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज इन विच, पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मैक्सवेल्स लॉज होल्ड गुड, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टीफन्स लॉ होल्ड गुड, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज होल्ड्स गुड। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो होगा न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज नाइदर इनर्शियल नॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको इसमें ये बताना है कि अर्थ किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, दोनों है या दोनों नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, inertial frame of reference are unaccelerated frame of reference, and all the frame of reference which are accelerated comes under the category of non-inertial frame of reference। तो जहाँ तक सवाल अर्थ का है, अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करता रहता है, साथ ही सन के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव भी करता रहता है। अब अर्थ की रोटेशन के वजह से अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड मून, द अर्थ एंड ईथर, द अर्थ एंड सन, द मून एंड सन। तो आपको इसमें ये बताना है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो किसके रिलेटिव मोशन को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल ईथर मीडियम प्रपोज किया गया था फॉर एन एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो दैट द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर मोशंस ऑन द स्पीड ऑफ लाइट कुड बी नोन। सो यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, द अर्थ एंड ईथर। चौथा क्वेश्चन है, इन देयर एक्सपेरिमेंट माइकलसन एंड मोरले यूज्ड इंटरफेरोमीटर, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, डिफ्रैक्टोमीटर एंड पोलराइजर। सो करेक्ट ऑप्शन है इंटरफेरोमीटर। माइकलसन एंड मोरले ने इंटरफेरोमीटर का यूज़ किया था टू कैलकुलेट द रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। The fifth question is, in their experiment, Michelson and Morley got positive result, negative result, existence of ether median, both B and C। तो आपको ये बताना है कि माइकलसन और मोरले ने पॉजिटिव रिजल्ट को पाया, निगेटिव रिजल्ट को पाया, एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम को पाया, या दोनों को, निगेटिव रिजल्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम दोनों को पाया। तो इस प्रश्न का जवाब है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जब किया गया और ईथर मीडियम को अकाउंट में लिया गया तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक फ्रिंज शिफ्ट मिलनी चाहिए जो कि बराबर होनी चाहिए थी 0.4151। तो माइकलसन मोरले के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 0.4151 की फ्रिंज शिफ्ट एक्सपेक्टेड थी व्हेन ईथर मीडियम के एग्जिस्टेंस को अकाउंट में लिया गया, बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ही डिड नॉट ऑब्जर्व एनी फ्रिंज शिफ्ट, देयरफॉर these results that there was no fringe shift was termed as negative results at that time. So the correct option is negative results. The sixth question is, according to second postulates of special theory of relativity, the speed of light is constant, variable, dependent on situations, none of these।
आपको ये बताना है कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के दूसरे पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, या डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन होनी चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो एज यू रिमेंबर, देयर आर टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. According to the first postulates, all the laws of physics have the same form in all inertial frame of references. The second postulate is the speed of light is constant in all inertial frame of reference and is independent of the position of the source and observer. So the correct option is, according to the second postulate of special theory of relativity, the speed of light is constant. So the first option is correct. Question number 7 is, Lorentz transformation equation reduces to Galilean transformation when V is smaller than C, V is equal to C, V is greater than C, or none of these. So आप ये बताना है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है कब, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, यस और यस है, यस डैश है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी। ये आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि यदि v इज वेरी स्मॉलर देन c, देन दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1. So Lorentz transformation equation will reduce to the Galilean transformation equation. So the first option, that is v is smaller than c, is correct for this question. Question number 8 is, a cube moving along one of its edges at a very high speed will look like a rectangle, rectangular parallelepiped, sphere or cube. आपको ये बताना है कि एक क्यूब जो कि वेरी हाई स्पीड से अपने किसी एक एज के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की तरह दिखेगा, स्फीयर की तरह दिखेगा, या क्यूब की ही तरह दिखेगा। तो इसका आप जानते हैं कि इफ इट इज अ क्यूब, इट मीन्स इट्स लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ आर सेम. So you can say that Lx is equal to Ly is equal to Lz, and it should be equal to L0. So it is a cube, its dimension along x-axis, y-axis and z-axis are same. But if this cube is moving with velocity v along one direction, suppose x direction, so the length of the edge along x direction will be changed, because the observer at rest will see a contracted length along x-axis. So he will see Lx dash is equal to Lx 1 minus v square by c square, whereas Ly dash is equal to Ly and Lz dash will be equal to Lz. So this cube, as viewed by the observer at rest, will no longer look like a cube, but it will appear as a rectangular parallelepiped. So the option number 2 is correct. Question number 9 is, an electron is chased by a photon. The speed of electron is 0.9 c. The relative velocity is 0.1 c, 0.9 c, c, 1.8 c. So you have to calculate the relative velocity between electron and photon. So as you know from the second postulate of special theory of relativity, that velocity of light is constant in all frame of reference. So if you consider a frame of reference in which electron is at rest, okay, suppose it is moving at 0.9 c, but you can assume a frame of reference which is also moving with a velocity 0.9 c. So in this frame of reference, their velocity of photon
will be again equal to c. Therefore, we can say that the relative velocity between electron and photon will be equal to c. Question number 10 is the apparent length of 1 meter stick as measured by an observer at rest when the stick is moving along its length with a velocity of root 3 c by 2 will be equal to 0.8 meter, 0.7 meter, 0.6 meter or 0.5 meter. So you have to calculate the apparent length of a meter stick. So suppose this is a meter stick, so it is a meter stick, so its length is 1 meter and it is moving with velocity v is equal to root 3 c by 2. You have to calculate this apparent length, so you need to use the formula of length contraction, that is L is equal to L0 1 minus v square by square root of 1 minus v square by c square. So if you will substitute L0 is equal to 1 and 1 minus v is your root 3 c by 2, so you can write it 3 by 4 c square by c square will cancel each other and it will give 4 divided 4 minus 3 by 4 means 1 by 4. So square root of 1 by 4 will be equal to 1 by 2. So it will give L is equal to L0 by 2, hence you can write it as 1 by 2. So the correct option is 0.5 meter. So the apparent length will be equal to 0.5 meter. Question number 11 is at what speed the mass of electron becomes doubles of its rest mass. तो आपको ये बताना है कि किस स्पीड पे किसी इलेक्ट्रॉन का मास उसके रेस्ट मास के दुगना हो जाता है. तो इस केस में यू नीड टू यूज द फार्मूला ऑफ मास वेरिएशन. ठीक, रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन फार्मूला इज m इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. So you have to calculate the v at which m is equal to 2m0. So substitute here 2m0 is equal to m0 divided by square root of 1 minus v square by c square. m0 will cancel. When you will solve it, you will find v is equal to 2.6 into 10 to power 8 meter per second. So the second option is correct, that is 2.6 into 10 to power 8 meter per second. At this speed, the mass of an electron becomes doubles of its rest mass. Question number 12 is which of the following is not invariant under Galilean transformation? First option is space interval, second option is time interval, and third option is mass, and the fourth option is momentum. So इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इनवेरिएंट नहीं रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेंथ या स्पेस इंटरवल इज इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. टाइम भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहती है, इसलिए ये भी गलत हुआ. और मास भी जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहती है, इसलिए ए भी ऑप्शन गलत हुआ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोमेंटम. मोमेंटम इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. Thank you so much for watching and listening this video.